कि लोगों में भी एक अवेयरनेस आती थी। लोग भी देखते थे कि कोई चीज जो है वो है फैली हुई, लेकिन क्योंकि आप हमारे गांव में जाएंगे, गांव का जो माहौल होता है उसमें आप देखोगे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे सब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण या पारिवारिक से माहौल में रहते हैं। जैसे चाचा चाची ताया ताई इस ढंग से रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल की जो हमारी ये जो लाइफ है, इसकी जो भागदौड़ है, तो हर बंदा जो है वो गांव से शहर को आता है, यहाँ से सामान लेके जाता है, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन ले जाए। तो जब आप ऐसे सैनिटाइजेशन जब चलता है, ड्राइव चलता है, और हम पिछले 1.25 साल से कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोई आज ही कर रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब भी कर रहे थे, तो तब भी हम इसलिए कर रहे, तब हमारे जो क्लब के जो हर जगह हमारे पंचायतों में बूथ लेवल तक हमारे जो है वो 2-2, 4-4 क्लब के मेंबर हैं, तो उन्होंने हाथों से सैनिटाइजेशन करी थी, स्प्रे पंप उठा के, ताकि वो भी हमने इसलिए करी थी कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि कोई महामारी फैली है और हमें इससे बचाव करना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहेगा कि कोई महामारी फैली है, तभी आप उसके बचाव के बारे में सोचेंगे। तो ये हमने करा। इसके अलावा हमने फिर डिपो होल्डरों के पास हमने देखा जब भीड़ है तो हमने उनको पीपी किट्स दी, क्योंकि अगर वो संक्रमित होगा तो वो दूसरों को दे देगा, और अगर कोई दूसरा उसके पास आएगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। तो डिपो ऐसी जगह है गांव के अंदर के राशन आपको और जगह तो मिल नहीं रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, तो वही लोग जो थे वो एक अन्न दूत के रूप में पूरे गांव पंचायतों में, तो उनके लिए हमने फिर काम करा। इसी तरह हम आशा वर्कर्स को हम किट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपी किट तो उनको पूरी हम दे नहीं सकते क्योंकि वो घर घर जा रही हैं बेचारी, और उनका ये ऋण मेरे को लगता है पूरा हिमाचल प्रदेश कभी नहीं चुका पाएगा। और हमारी भी दोनों हाथ जोड़ के सरकार से ये निवेदन है कि आशा वर्करों के मानदेय को बढ़ाया जाए। उन्होंने इस जो कोरोना काल में है इतना काम किया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उन्होंने हेल्प करी है, घर घर वो गई हैं, दवाई की किट उन्होंने पहुंचाई है। अगर किसी को जो होम आइसोलेट किए गए गृह संगरोध में जो पेशेंट रखे गए उनकी हेल्प उन्होंने करी है, उनको टाइमली उन्होंने रेफर करा है, तो उन्होंने बहुत काम किया। तो उनके लिए भी हमने एक आशा किट जो है वो बनाई थी, जिसमें हम और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने इस ढंग से बनाई थी जो अपने मेडिकली से तक कि हम उनको रोक सकें ताकि उनको संक्रमण ना हो। तो हमने उसमें फेस शील्ड, N95 मास्क और सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर, और साथ में उनको बीटाडीन के गार्गल्स हमने उस किट के अंदर दिए थे, ताकि वो रोज़ रात को बीटाडीन के गार्गल करें, क्योंकि आयोडीन का हमने देखा कि कोविड वायरस पे काफ़ी अच्छा असर है और वो उनको ख़त्म कर देती है। तो ये सब छोटे छोटे काम थे, हमने कोशिश करी सबने मिलके, और हमें लगता है कि सच में हमने इसमें कुछ करा है कि हम अपने एटलीस्ट अपने हमीरपुर जिला में तो हम कुछ कर पाए। बाकी तो बड़े स्तर की बातें हैं, वो तो हम ज़्यादा नहीं, पर हमने कोशिश करी है और हम ये कोशिश जो है वो करते रहेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया फेलोशिप की थी आपने पैलिएटिव केयर, केमोथेरेपी और पैलिएटिव केयर में, तो थोड़ा सा इसके कैंसर केमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कैंसर जो कीमोथेरेपी है, ऐसा था कि जब ये जो इससे पिछली जो सरकार थी, तो उस सरकार में डिसीजन हुआ कि जो कैंसर के आपने पेशेंट देखे होंगे, तो कैंसर के पेशेंट को क्या होता है कि उनको कीमोथेरेपी जो है उनका एक ट्रीटमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है कीमोथेरेपी। तो हिमाचल प्रदेश में वो अवेलेबल थी, टांडा मेडिकल कॉलेज और शिमला में मेडिकल कॉलेज, 2 जगह पे। तो उसमें ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी ऐसे नहीं है कि आपको बस आज बिठाया और कीमोथेरेपी लग गई। किसी को 6 साइकिल लगने, किसी को 8 साइकिल लग रहे हैं, तो वो साइकिल जो है कोई 15 दिन बाद लग रहा है, कोई 21 दिन के बाद लग रहा है। तो पेशेंट को बड़ी सारी तकलीफ आती है, क्योंकि हो सकता है सारे पेशेंट तो शिमला इतने दिन रह नहीं सकते या वहाँ कहीं रह नहीं सकते, इतने बेड्स हमारे हॉस्पिटल में नहीं होते कि इतने इतने दिन उनको रखा जाए वहाँ पे। तो फिर पिछली सरकार में आया कि हम ऐसे करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तो उन्होंने कोशिश करी, और हम लोगों को जो है वो 3-3 महीने की ट्रेनिंग कराई टाटा मेमोरियल में, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, तो उसमें हमने करी। और
ये फेलोशिप करी और हमने यहाँ पे कैंसर जो हमीरपुर में हमने कीमोथेरेपी 1 साल में 450 के करीब हमने कीमोथेरेपी करी। मतलब हमने कोशिश करी कि इतने लोगों को हम 1 साल के भीतर जो है वो हेल्प कर पाए। फिर मैं खुद उसके बाद हम हायर स्टडी के लिए चले गए। इसी दौरान हमने पैलिएटिव केयर की बात आपने करी तो उसमें भी हमने फेलोशिप करी और वो जो इंडिया का रिनाउंड सबसे जो पैलियम इंडिया इंस्टीट्यूट है केरला में, उससे हमने पैलिएटिव केयर की फेलोशिप करी। और पैलिएटिव केयर वो केयर है जो टर्मिनली इल पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल, जिसमें सीवियर आपने देखा कि पैरालिसिस हो जा रहा है और फिर उनकी एक साइड नहीं चल रही, फिर वो उठ नहीं पा रहे, तो कैसे उनको पैलिएटिव केयर देनी है। कि पैलिएटिव केयर का मतलब कि कैसे हम उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इस पैलिएटिव केयर का मेन एम रहता है कि हम कैसे उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। कौन सी ट्रीटमेंट, कब उनको कौन सी दवाई देनी है ताकि वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ी बेटर हो जाए। जैसे कैंसर पेशेंट हैं या जैसे आपने बात करी पैरालिटिक पेशेंट्स हैं या एक्सीडेंट के बाद आपको बड़े सारे दिखेंगे जो बेड रिडन यंग लोग हैं, तो उनको दर्द हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रही है, उनको बड़ी सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में उनको कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उनको देना और कैसे उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, ये पैलिएटिव केयर। जी, जैसे कि पैलिएटिव केयर में बताया था जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं तो मोस्टली बेड रिडन जो होते हैं इनके बेड सोर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या आप बिल्कुल, ये इसी का पार्ट है कि कैसे उसकी हमने केयर करनी है। नर्सिंग केयर कैसे हमने नर्स को बताना है कि कैसे जो है अब तो चलो बड़े सारे जैसे वो मैट्रेसेस भी है जैसे बड़ी सारी, तो कैसे और केयर कैसे करनी है, कैसे वो अपनी दिनचर्या है, स्टूल पास करना है, तो बड़ी सारी चीज़ें जो दिनचर्या की कैसे, तो उसकी केयर है वो इसी में आती है और इसी के अंडर आती है। और ये हम हर जगह पे जो है डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होनी चाहिए। ये उस समय जो था वो गवर्नमेंट का एक एम था कि हम हर जगह लोगों को ये चीज़ उपलब्ध कराएं। जी, थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर की कितने टाइप्स का होता है, किस स्टेज पे हमें ये डायग्नोज, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज तक पेशेंट पहुंच जाता है तब वो अवेयर होता है कि अब हम कैंसर पेशेंट हैं, तो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या पहले ही हम इसको डायग्नोज कर लें कि अब हमें ऐसा सिम्टोमेटिक लग रहा है कि हम फील कर रहे हैं कैंसर, तो आप देखिए कैंसर जैसे आप बोले, कैंसर तो चलो कई तरह के हैं, कई हुए, और कैंसर जिस भी ऑर्गन का होगा हम कह देते हैं कि जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये है। तो कैंसर जो है वो एक, कैंसर के बारे में बात करने लगेंगे तो अथाह समंदर है, तो उससे बात नहीं। लेकिन जो आपने बात करी कि कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मोस्टली, हमने भी प्रैक्टिस में यही देखा है कि मोस्टली लोगों को तब पता चलता है जब वो स्टेज उसकी या तो एंड स्टेज है या बिल्कुल वो बहुत बढ़ चुका है, तब उसको पता चलता है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है हमारे सिटीजन्स के लिए कि इस उम्र के बाद कितनी बार उसके क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, लेकिन हाँ रूटीन चेकअप। लेकिन अब जो सरकार का जो NHM जो मिशन है उसमें जो एक NCD प्रोग्राम है वो इसी चीज़ के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर ही केंद्रित प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में सरकार की कोशिश है कि लोगों को अवेयर करें कि आप जो नॉन कम्युनिकेबल और भी जैसे कैंसर के अलावा उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें भी उसमें कवर है। लेकिन हम कैंसर की बात करें तो उसमें जो भी पेशेंट हैं जो जैसे 30 साल से ऊपर है तो उनके लिए अब सरकार ने फ्री जो है वो लैब टेस्ट है, एक्सरे जो करवा सकता है। और अगर हम अपना साल में एक बार रेगुलर फुल चेकअप अपना करवाते रहें बॉडी के, जैसे चेस्ट एक्सरे साल में एक बार करवाते रहें, अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें, और अगर आपके परिवार में किसी को जैसे कैंसर रहा है तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए।
दूसरा, अगर आप टबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जिस भी फॉर्म में कर रहे हैं, स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग फॉर्म में, तब भी आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि टबैको जो है सबसे